नमस्ते बच्चों, वेलकम टू कल्पना की पाठशाला। कल्पना की पाठशाला में आज हम आपकी कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। सो डियर चिल्ड्रन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम How to Tell Wild Animals? And your answer is the poem How to Tell Wild Animals is written by Carolyn Wells, an American poet known for her humor and wit. चलिए देखिए, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। आपकी कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसके द्वारा लिखी गई है? कौन इसके पोएट हैं? आपका उत्तर है कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स, जो एक अमेरिकन पोएट हैं और अपने ह्यूमर और विट के लिए जानी जाती हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? योर आंसर इज द पोएम humorously describes how one can identify wild animals by their behavior. The poet mixes danger with humor, showing how dangerous animals greet people. बच्चों देखिए, कविता का केंद्रीय विचार क्या है? ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो कविता है बड़े ही हास्यपूर्ण ढंग से बताती है कि जंगली जानवरों को उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से हम कैसे पहचान सकते हैं। पोएट ने खतरे और विनोद को मिलाकर ये दिखाया है कि जंगली जानवर किस प्रकार से लोगों का स्वागत करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन, विच सेज हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज अ लायन अकॉर्डिंग टू द पोएट? एंड योर आंसर इज if you are in the jungle and a huge animal roars loudly before attacking you, then that is Asian lion. अर्थात कवित्री के अनुसार एक व्यक्ति शेर को कैसे पहचान सकता है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। कवित्री के अनुसार यदि आप जंगल में हो और कोई बड़ा जानवर आप पर हमला करने से पहले जोर से दहाड़े, तो फिर वह एशियाई शेर है। नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन, विच सेज हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज अ बंगाल टाइगर? एंड योर आंसर इज इफ यू फाइंड अ स्ट्राइप्ड एनिमल दैट चार्जेस एट यू सडनली एंड ईट्स यू, इट्स द बंगाल टाइगर। इसको हिंदी में समझते हैं। एक व्यक्ति बंगाल टाइगर को कैसे पहचान सकता है? तो आपका उत्तर है कि यदि आपको कोई धारीदार जानवर अचानक झपट्टा मारकर खा जाए तो वह बंगाल टाइगर है। बारी है फिफ्थ क्वेश्चन की, जो आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंस इफ अ लेपर्ड मीट्स यू? एंड योर आंसर इज एज सून एज अ लेपर्ड सीज समवन, it leaps on him at once. It keeps pouncing on its victim, and even if the person cries out in pain, it will not help him save himself from the leopard's attacks. इसको हिंदी में समझते हैं कि यदि आपको कोई बाघ मिल जाए तो क्या होता है? तो आपका उत्तर है जैसे ही बाघ किसी को देखता है वह तुरंत उस पर झपट्टा मारता है। बाघ अपने शिकार पर बार बार झपटता रहता है, चाहे वह व्यक्ति दर्द से चीखे चिल्लाए, परंतु ये चीखना भी उसे बाघ के हमले से बचाने में उसकी मदद सहायता नहीं करता है। लेट्स सी सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बेयर? आंसर इज द पोएट humorously says that a bear hugs very hard, and if the victim survives the first hug, it may give him another.
कवित्री ने भालू का वर्णन कैसे किया है? तो कवित्री बड़े व्यंग्यपूर्ण तरह से कहती हैं कि भालू बहुत कसकर अपने शिकार को गले लगाता है, उसका आलिंगन करता है, उसे हग करता है। अगर इसका शिकार पहली बार में बच जाए तो ये उसे फिर से गले लगा लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे तब तक गले लगाता रहेगा, तब तक आप पर आक्रमण करता रहेगा जब तक कि आपका अंत ना हो जाए। अब हमारा 7th क्वेश्चन पूछ रहा है, What traits of the hyena and the crocodile are mentioned? एंड आपका आंसर है, According to the film, the hyena smiles while attacking and the crocodile weeps before eating you, referring to crocodile tears or false emotions. चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। हाइना और मगरमच्छ की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? आपका उत्तर है, कविता के अनुसार हाइना अर्थात लगड़बग्घा हमला करते समय मुस्कुराता है, जबकि मगरमच्छ अपने शिकार को खाने से पहले रोता है। मगरमच्छ के झूठे आंसू झूठे इमोशंस यानी कि भावनाओं को दर्शाते हैं। इसीलिए तो देखिए, जब कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है या रोने का दिखावा करता है तो कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू मत बहाओ। Now 8th question is asking, how does the poet describe the chameleon? And your answer is, the chameleon changes its color so perfectly that it becomes invisible on the tree. According to the poet, if you see nothing, that's the chameleon. पोएट ने हिंदी का वर्णन कैसे किया है? तो देखिए, एक गिरगिट अपना रंग इस तरह बदलता है कि वह पेड़ की डाल पर बैठा या रेंगता हुआ दिखाई ही नहीं देता है। पोएट के अनुसार अगर आपको कुछ दिखाई ना दे, मतलब पेड़ पर आपको कुछ दिखाई ना दे, अर्थात आप सोचो कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, है ना, तो यहाँ ज़रूर गिरगिट है। इसी कारण तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो कहा जाता है कि वह तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। ओके बच्चों, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कैमेलियन, let's talk about the 9th question, which says, what is the tone of the poem? And your answer is, the tone is humorous and playful. Though the poet describes wild and dangerous animals, she does it in a light and amusing way. तो बच्चों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपकी कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की टोन कैसी है। तो आपका आंसर है, कविता की टोन यानी कि जो लहजा है वो बड़ा ही हास्यपूर्ण और चंचल है। कवित्री ने खतरनाक और जंगली जानवरों का वर्णन भी बड़े मज़ेदार और हल्के फुल्के अंदाज में किया है। चलिए अब हमारी बारी आती है 10th क्वेश्चन की, जो कहता है, What poetic devices are used in the poem? और आपका आंसर है, The poem includes many poetic devices such as alliteration, repetition, imagery, personification, enjambment, hyperbole and oxymoron. तो आपका ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कविता में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो देखिए, कविता में कई पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, जैसे कि एलिट्रेशन, रेपेटिशन, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एंजमेंट, हाइपरबली और ऑक्सीमोरन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। एक बार हम इस पर भी नज़र डालते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो यहाँ देखिए, रोमिंग राउंड, यहाँ रोमिंग और राउंड दोनों ही एक ही ध्वनि से आरंभ हो रहे हैं। आफ्टर दिस, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड
यहाँ योर यार्ड, ये भी एक ही ध्वनि से आरंभ हो रहे हैं। आफ्टर दिस देन हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, इसमें हग्स और हार्ड ये भी एक ही ध्वनि से आरंभ हो रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए नोवेस माइट नॉन प्लस, यहाँ भी नोवेस और नॉन प्लस ये भी एक ही ध्वनि से आरंभ हो रहे हैं, है ना। तो इनमें सब में आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के बाद बात करते हैं रेपिटेशन की। तो देखिए हग्स यू वेरी वेरी हार्ड में वेरी शब्द को दोहराया गया है, उसको बार बार प्रयोग किया गया है, वेरी वेरी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका रेपिटेशन है। इसके अलावा आपकी पोएम में इमेजरी का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। हर एक स्टैंजा में हमारे समक्ष तस्वीरें उभरती हैं, जैसे कभी एशियन लायन की तो कभी बंगाल टाइगर की, कभी लेपर्ड की, कभी बैर के हक की तो कभी हाइना की हंसी और क्रोकोडाइल के रोने की। इसके अलावा हाइना और क्रोकोडाइल को हंसने और रोने की ह्यूमन क्वालिटी को देकर पर्सोनिफाइड किया गया है, उनका मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। फिर देखिए एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट कैसे है, देखिए इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, है ना। अब चांस के बाद कोई भी हमारा पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो यहाँ एंजॉयमेंट हो गया। आफ्टर दिस एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अब यहाँ पर भी हमारा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो हमारा यहाँ पर भी एंजॉयमेंट हो गया। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, है ना। तो यहाँ पर भी लर्न के बाद कोई भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर भी हो गया एंजॉयमेंट। फिर वेयर वाले स्टैंजा में देखिए इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, तो यहाँ पर भी आपका एंजॉयमेंट हो गया। आफ्टर दिस इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress, तो यहाँ पर भी आपका एंजॉयमेंट है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे और नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ आपका एंजॉयमेंट है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, फिर हमारा एंजॉयमेंट है। तो मतलब कि आपकी पोएम में एंजॉयमेंट कई जगह पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा देखिए नोबल वाइल्ड बीस्ट, इसमें हमें ऑक्सीमोरन दिखाई देता है ना। क्योंकि देखिए नोबल जो है वो हमारे मन में आदर का भाव उत्पन्न करता है, लेकिन जो वाइल्ड बीस्ट है वो जंगलीपन को बताता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसके अलावा ट्रू कमेलियन, इसमें भी हम विरोधी बातें पाते हैं, है ना। फिर बात आती है आपकी हाइपरबली की। तो आपकी कविता में इसका उदाहरण है कि जब आपको कोई जानवर खा ले तब आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हाइपरबली है। तो बच्चों पोएटिक डिवाइसेस के यूज़ को अच्छे से समझने के बाद, डीपली समझने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? आपका आंसर है the poem follows a regular rhyme scheme which is AB, AB, C, C in each stanza which gives it a song-like rhythm. चलिए देखते हैं कैसे। If ever you should go by chance to jungles in the east, अब यहाँ देखिए चांस और ईस्ट ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए चांस को ए और ईस्ट को बी दे दिया। फिर देखिए थर्ड लाइन एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अब यहाँ एडवांस चांस से मैच कर रहा है, तो फिर से ये ए हो गया, और बीस्ट ईस्ट से मैच कर रहा है, तो ये फिर से बी हो गया। फिर फिफ्थ लाइन देखिए इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग you'll know it's the एशियन लायन, तो यहाँ डाइंग और लाइन
ये दोनों किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, ना चांद से, ना ईस्ट से, ना एडवांस से, ना बीस से, किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए डाइंग और लाइन इन दोनों को हमने दे दिया सी सी। तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी सी सी। और यही राइम स्कीम जो है ना पूरी आपकी फोन में फॉलो की गई है, हर स्टैंजा में यही राइम स्कीम फॉलो की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे। आपका आंसर है द पोएट वांट्स टू शो दैट इवन डेंजरस थिंग्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ लाइट एंड ह्यूमरस वे। द पोएम टीचेस अस टू ऑब्जर्व नेचर केयरफुली। अब देखिए हम इसको हिंदी में भी समझते हैं कि पोएट हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। तो कवित्री हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि खतरनाक चीज़ों को भी हल्के फुल्के और विनोदपूर्ण ढंग से वर्णित किया जा सकता है, उन्हें हंसी मजाक में भी वर्णित किया जा सकता है। और वो हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें प्रकृति को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। मतलब कि वो ये कहना चाहती हैं कि ये जो जंगली जानवर हैं इनसे सावधानी हमें बरतनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनके प्रति रेस्पेक्टफुल भी रहना चाहिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू क्रोकोडाइल टीयर्स मीन इन द पोएम। तो आपका आंसर है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन फेक और इनसिंसियर टीयर्स। द पोएट यूजेस इट ह्यूमरसली to describe the crocodiles weeping before eating its victim। चलिए इसको हिंदी में भी समझते हैं कि कविता में मगरमच्छ के आंसू इसका क्या अर्थ है। तो देखिए घड़ियाली आंसुओं का अर्थ होता है झूठे या बनावटी आंसू। कवित्री ने इसका प्रयोग बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से किया है, क्योंकि देखिए मगरमच्छ अपने शिकार को खाने से पहले झूठे आंसू बहाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट मिक्स डेंजर एंड ह्यूमर इन द पोएम। एंड योर आंसर इज द पोएट डिस्क्राइब्स लाइफ थ्रेटनिंग एनकाउंटर्स विद वाइल्ड एनिमल्स इन अ कॉमिकल टोन, turning fear into fun. For example, being eaten by a lion is treated as a way to identify it। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। कवित्री इस कविता में खतरे और हास्य को किस प्रकार मिलाती है। तो देखिए पोएट ने जंगली जानवरों से जानलेवा मुलाकातों को भी मज़ेदार बना दिया है, विनोदपूर्ण बना दिया है। उदाहरण के लिए देखिए शेर द्वारा खा लिया जाना डर की नहीं बल्कि उसे पहचानने की निशानी बन गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज़ वाई इज़ द पोएम इजी टू रिमेंबर एंड एन्जॉयबल। आंसर इज द पोएम हैज़ ए सिंपल राइम स्कीम, rhythmic flow and funny comparisons which makes it both easy to remember and enjoyable to read aloud। अर्थात कविता याद रखने में आसान और मनोरंजनपूर्ण क्यों है। तो कविता की सरल तुकबंदी, लयबद्धता और विनोदपूर्ण उदाहरणों के कारण ये आसानी से याद की जा सकती है और पढ़ने में आनंददायक लगती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन आंसर्स के माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। Thank you.